बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 70 मुलाहिज़ा फरमाएँ। बीबी का बुज़ुर्ग उसे रहम की दरख्वास्त कर रहा था। वो बीबी जिसकी पेशानी पर एक शिकन देखने से बेहतर रुस्तम समझता था कि इसकी आंखों की रोशनी छिन जाए और इसका जिस्म जान से महरूम हो जाए। और फिर वो चला आया था, हर नाता तोड़कर, हर आस का गला घूंट कर। हकीकत जहर से कड़वी, आग से बढ़कर तलख और मौत से ज़्यादा नामेहरबान थी। मगर इस हकीकत को अपने खून में घोल कर पी गया और हकीकत ये थी वो अपनी बीबी को खुदा हाफिज कह आया था। इसकी बंद आंखों के गोशे भीगने लगे। वो बिस्तर पर बेहरकत लेटा रहा। जिस्म की छोटी बड़ी चोटें दर्द का एहसास जगाती रहीं। इसके बंद ऊँटों की खामोशी कराती रही। वो जानता था आपो बड़ी खामोशी के साथ 2 मरतबा इसे आकर देख चुकी है। अभी रात भर में उसने न जाने कितने ऐसे चक्कर लगाने थे। वो इसके लिए हमेशा से ही ऐसी दीवानी थी। जब रुस्तम की वालदा फोत हुई तो रुस्तम की उम्र 19-20 से ज़्यादा नहीं थी। आपो ज़्यादानी से बड़ी बहन के साथ साथ माँ का प्यार भी दिया था। ऐसे टूटकर मोहब्बत की थी कि शायद ही किसी ने की हो। वो रुस्तम को एक कामयाब नेक नाम आदमी देखना चाहती थी, लेकिन रुस्तम डाकू बन गया था। ऐसा क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था कि हमेशा से ही ऐसा होता आया है। रुस्तम के डाकू रुस्तम बनने की कहानी नई नहीं थी। वही जबरन, नाइंसाफ़ी और फिर रद्द-ए-अमल की सदियों पुरानी कुथा। वही फसाना है लहू रंग, वही हिकायतें खून चुका। रुस्तम को वो रात कभी नहीं भूल सकती थी। उस रात दरीना दुश्मनी का देव चिंगारता हुआ आया था और एक हंसते बसते घर को तय व बाला कर गया था। आपो की शादी कामों की के करीब एक गांव में हुई थी। आपो का खामद इकराम जमींदारी करता था। 7-8 एकड़ जमीन थी। इकराम की जमीन के साथ हसनाबाद के नंबरदारों के खेत थे। नंबरदार घराने से इकराम के घराने की पुरानी रंजिश चली आ रही थी। वो ताकतवर और बासर लोग थे। इकराम मामूली काश्तकार था। नंबरदारों के बेटे अक्सर इकराम को तंग करते रहते थे। आपो के साथ इकराम की शादी को बमुश्किल 1 साल हुआ था कि एक झगड़ा हो गया। ये झगड़ा पानी की बारी पर हुआ था। नंबरदारों के कामे ने वक्त से पहले इकराम का पानी काट कर अपने खेतों को लगाया। इकराम ने उसे रोकना चाहा और बात बढ़ गई। नंबरदारों की बहन जो हाकू कहलाती थी खुद भी खेतों में काम की निगरानी करती थी। वो इस वक्त खेतों में मौजूद थी। उसने इकराम को गालियां दी और इकराम ने उसे थप्पड़ मार दिया। इस बात का पता इकराम के ससुर यानी रुस्तम के वालिद को लगा तो वो फौरन इकराम के गांव पहुंचे। उन्होंने इकराम को समझाया कि इसे औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ये उसे एक बड़ी गलती हुई है। उन्होंने इकराम को साथ लिया और नंबरदारों की हवेली पहुंचे ताकि इकराम को माफ़ी मंगवा सकें। नंबरदारों ने उनके लिए हवेली का दरवाज़ा नहीं खोला और बहाना बनाया कि बड़े नंबरदार साहब गाँव से बाहर गए हुए हैं। रुस्तम के वालिद और इकराम नाकाम घर वापस आए। रुस्तम उन दिनों लाहौर में था और अपने दोस्त आफनदी के साथ मिलकर बादामी बाग में लोहे का काम शुरू कर रहा था। उसे बहन के ससुराल में होने वाले झगड़े की खबर पहुंची तो गांव गया। वो रात गए पहुंचा था। अभी वो बहन के घर से कुछ दूरी था कि उसे एक होलनाक खबर मिली। इसकी बहन के घर पर क़यामत टूट पड़ी थी। उसे पता चला कि नंबरदार करामत के बेटों ने हमला करके इसके बहनोई इकराम को शदीद जख्मी कर दिया है और उसकी बहन आपो जायदा को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए हैं। रुस्तम की रगों में लहू की जगह सियाल आग बहने लगी। वो तेजी से नंबरदारों के डेरे पर पहुंचा। इसकी आपो को वहीं पर ले जाया गया था। जब वो डेरे पर पहुंचा तो इसने अपने जख्मी बाप को नंबरदार के बेटों के कदमों पर सर रखे देखा। वो दर्दनाक अंदाज में रोते हुए उनसे रहम की दरख्वास्तें कर रहा था। नंबरदार के बेटे से ठोकरें रसीद कर रहे थे। वो ठोकरें खाकर उनके पाँव से दूर नहीं हो रहा था। और वो कैसे होता? डेरे के बंद दरवाजों के पीछे उसकी बेटी थी। उसकी जान और आबरू दोनों खतरे में थे। रुस्तम ने बाप को इस हालत में देखा तो सरतापा आग बन गया। इससे पहले कि उसका जवान खून उसे हर अंदेशे से बेनियाज करके नंबरदारों से टकरा देता, उसका जख्मी बाप बाजू फैलाकर उसके सामने आ गया। नहीं रुस्तम, उसने चिल्लाकर कहा, हम इनसे नहीं लड़ सकते। हमें इनसे नहीं लड़ना, गलती हमारी है। हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। रुस्तम बदसूर बिखरा हुआ था। उसके बाप ने उसे थप्पड़ मारे और झुंझोड़ कर रख दिया। फिर वो रुस्तम की तरफ से नंबरदारों से माफ़ी मांगने लगा। ये बच्चा है, ना समझ है, इसकी तरफ से मैं हाथ जोड़ता हूँ। गलती हमारी है, हम तुम्हारे गुनाहगार हैं। हमारे साथ जो जी चाहे कर लो, लेकिन मेरी बच्ची बेकसूर है। उसे छोड़ दो, खुदा के लिए उसे छोड़ दो। जबर आजिज़ी का खून पीता है और मजीद फलता फूलता है। उसके चेहरे पर मजीद सुर्खी आई। वह उस मनहूस रात को इस मनहूस डेरे की नापाक दहलीज पर भी यही कुछ हो रहा था। बेटी के दर से कराते हुए बूढ़े की सारी आहो बका बेकार जा रही थी। हाँ, ऐसा इसलिए हुआ था कि हमेशा से ऐसा ही होता आया है। रुस्तम की रुस्तम डाकू बनने की कहानी बहुत पुरानी है। वही दास्तान, लहू रंग, वही हिकायतें खून चुका। बूढ़ा बिलक रहा था। इसका जवान साल बेटा बाप के हुक्म से साकत खड़ा था। फिर किसी अंदरूनी कमरे से जायदा की करमनाक चीखें सुनाई दी थी, बचाओ, खुदा के लिए बचाओ।
जब जायदा इस अंदाज में फरियाद बुलंद करती है तो कोई रुस्तम अपनी जगह साकत खड़ा नहीं रह सकता और ना ही कोई बाप मजीद सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर सकता है। रुस्तम के बाप ने अगवा कुंदगान के बेरहम कदमों से सर उठाया था और गम से बेहाल होकर डेरे के बंद दरवाजों की तरफ लपका था। ये लपक एक तरह से जवान बेटे के लिए भी इशारा थी कि अब वो मजीद साकत खड़ा ना रहे। रुस्तम ने ये इशारा वसूल किया था और दीवानावार नंबरदार के बेटों की तरफ बढ़ा। अगले 3-4 मिनट में जो कुछ हुआ वो बादल की गर्ज, बिजली की कड़क और तूफान की बदतरीन शोर से मुशाबा था। नौजवान रुस्तम अपनी बड़ी बहन की हिफाजत के लिए सरापा कहर बनकर डेरे वालों से टकरा गया था। इसके बाजू में गोली लगी, लेकिन इस एक गोली के बदले अपने दुश्मनों के जिस्मों में इसने कमोबेश 5 ब्रेस्ट उतार दिए। ये ब्रेस्ट उन्हीं से छीनी गई एक 7mm गन से मारे गए थे। नंबरदार करामत अली के 2 बेटों और एक दामाद समेत 4 अफराद मौके पर हलाक हुए, जबकि नंबरदार करामत का एक और कामा हॉस्पिटल पहुंचकर चल बसा। अपनी आंखों को लेकर जब रुस्तम असला लहराता डेरे से बाहर निकला तो दूर दूर किसी मद्दे मुकाबिल का पता न था। जो 2-4 बच निकले थे वो जान बचाकर भाग गए थे। रुस्तम का वालिद डेरे के बरामदे में जख्मी पड़ा था। उसके सीने में 2 गोलियां लगी थी। वो आखिरी सांसें ले रहा था। उसके चेहरे पर जान कुनी की कैफियत थी, मगर बेटी का हाथ भाई के मजबूत और महफूज हाथ में देखकर ये कैफियत यूं गायब हो गई जैसे सहरा की धूप कटाओं की आमद से गायब हो जाती है। रुस्तम और इकराम के साथियों ने रुस्तम के बाप को हॉस्पिटल तक पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन इस सुरखरू बूढ़े ने रास्ते ही में जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी थी। इकराम को भी नहायत मखदूश हालत में लाहौर के म्यू हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। हाकू को थप्पड़ मारने के जुर्म में नंबरदारों ने उसका जिस्म जख्म कर दिया था और दायां हाथ कलाइट से काट कर रख दिया था। ज्यादा खून बह जाने के सबब लगता था कि इकराम बच नहीं पाएगा, लेकिन इसकी जिंदगी बाकी थी, लिहाजा इसे बचाने के लिए डॉक्टरों की कोशिशें कामयाब रहीं। उसके बाद की कहानी तवील है तो मगर अनसुनी और अनोखी नहीं। रुस्तम के दुश्मन ताकतवर थे और पुलिस अक्सर ताकतवरों के साथ होती है। इंसाफ की तवक्को मुमकिन न थी। रुस्तम कुछ अरसा कराची में छुपा रहा, फिर इलाका गैर की तरफ निकल गया। वहीं इसके ताल्लुकात एक बड़े डकैत गैंग से बन गए। डेरे वाले खूनी वाक़े के तकरीबन 1 साल बाद एक तारीख रात में रुस्तम एक बार फिर अपनी आपो जायदा के गांव में नमूदार हुआ, लेकिन इस रात वो अकेला नहीं था। इसके साथ इसके गुरोह के कई खतरनाक आदमी थे। उन्होंने पहले नंबरदार की हवेली पर खल्ला बोला और नंबरदार करामत के 2 भाइयों को कत्ल करके उनकी तिजोरी से कई लाख के जेवरात और कई लाख नकद लूट लिए। नंबरदार करामत ने इकराम पर कई मुकदमात बनवा रखे थे और उसकी 3/4 ज़मीन पर भी काबिज हो चुका था। इस जमीन की कीमत डाकू रुस्तम सियाल ने नंबरदार करामत की तिजोरी से पूरी कर ली थी। इकराम उन दिनों जमानत पर घर आया हुआ था। डाके और कत्ल के बाद रुस्तम ने बीमार बहन और बहनोई को अपने साथ लिया और इलाका गैर में ले आया। रुस्तम अब हरगिज नहीं चाहता था कि वो वापस जाएं, लेकिन वो दूसरी तरफ उन्हें अपने साथ भी नहीं रख सकता था। इसने उन्हें कुछ अरसा बड़ी राजदारी के साथ हरीपुर में रखा, फिर इन्हें गोजर खान के उस करीबी कस्बे में ले आया। वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इसकी बहन और बहनोई के लिए ये मुकाम महफूज तरीन है। उनकी यहाँ मौजूदगी के बारे में आज तक जावर और शीरी के सिवा किसी को कुछ मालूम नहीं था। रुस्तम ने बड़ी बहन और बहनोई से अपने सर पर हाथ रखवा कर ये कसम ले रखी थी कि वो किसी भी सूरत इस कस्बे से बाहर नहीं निकलेंगे। इन दोनों का कोई ऐसा भी नहीं था जिसके लिए इन्हें बाहर निकलने की शदीद तमन्ना होती। अब इनके 2 बच्चे थे और इन्होंने अपनी मुख्तसर सी दुनिया इसी छोटे से गाँव नुमा कस्बे के अंदर बना ली थी। कस्बे के साथ ही कुछ ज़मीन थी जिसे इकराम खेत मजदूरों के जरिए काश्त करवाता था। इस ज़मीन से इतनी आमदनी हो जाती थी कि इसका छोटा सा घराना खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर सकता था। इस कस्बे में इकराम मोहम्मद शरीफ के नाम से मुकीम था और मुकामी लोग इसे उसी नाम से जानते थे। रुस्तम की आपो जायदा भी असल नाम की बजाय नसरीन के नाम से यहाँ मुकीम थी। सोचते सोचते रात के किसी पहरी से नींद आ गई। सुबह सवेरे आँख खुली तो टांगों पर दबाव का एहसास हुआ। वो जल्दी से उठकर बैठ गया। इसने देखा आपो जायदा पाइंती की तरफ बैठी हुई होले होले रुई के साथ इसकी पिंडलियों के जख्मों को साफ कर रही है। रुस्तम ने जल्दी से रुई उनके हाथ से ले ली। आपो क्या करती हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो कदरे बेजारी से बोला। आपो ने आंसू पूंछते हुए कहा, तुझे माँ की तरह देखती हूँ, तेरी तरह सी तकलीफ पर दिल रोने लगता है। ये तो फिर इतने सारे जख्म है। रुस्तम ने उसे अपनी चोटों के हवाले से तसल्ली तशफी दी। कुछ देर बाद आपो उस मौजू की तरफ आ गई जिससे रुस्तम बचना चाहता था। उसने आंखों में थोड़ी सी शोखी भरकर रुस्तम की तरफ देखा और बोली, रुस्तम जाते हुए तुमने कहा था इस मर्तबा आऊंगा तो कुड़ी लड़की साथ लेकर आऊंगा, बता लाया कि नहीं? नहीं, रुस्तम ने तवक्कुफ के बाद होले से कहा। मेरी तरफ देख कर बात कर। आपो जायदा ने थोड़ा सा मजीद झुक कर रुस्तम की आंखों में देखना चाहा। वो खामोश रहा। क्या बात है रुस्तम, तू एकदम उखड़ा उखड़ा सा लगता है, क्या कोई मसला हो गया है? रुस्तम के जी में आई कि कैद ये खां मसला हो गया है, वो अब नहीं आएगी, शायद कभी नहीं। मगर फिर उसे बहनोई इकराम की बात याद आई। इकराम ने कहा था कि बहन से कोई दिल शिकनी की बात ना करना। वो गहरी सांस लेकर बोला, आपो कोई मसला नहीं है,
बस अभी वो नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? अभी कितना इंतजार कराना है उसने? हापू, हमारा उस पर कोई जोर तो नहीं है ना? हम उसका रास्ता देख सकते हैं, पकड़ कर तो नहीं ला सकते। अगर फर्ज किया वो ना भी आए तो ये दुख भी सहना पड़ेगा हमें। खबरदार ऐसी बात की तो। आपो ने उसे सर के बालों से पकड़ कर झुंझोड़ा। क्यों नहीं आएगी वो? उसे आना पड़ेगा। तूने जिस तरह चाहा है उसे, वो पत्थर और लोहे की भी होगी तो मोम हो जाएगी, अगर ना होगी तो फिर वो औरत ही नहीं है। कैसी बातें करती हो आपो? मैंने क्या किया उसके लिए? अगर कुछ किया है तो उसने किया है। क्यों नहीं किया तुमने? आपो ने लाड से उसका सर चूमा। तूने उसके लिए खुद को बदला है, अपने सारे संगी साथी छोड़ दिए हैं, अपनी हर दोस्ती दुश्मनी भुलाई है, हलाल की रोटी रोजी की तरफ आया है, नेकी का रास्ता चुना है, अपनी पूरी हयात का नक्शा बदल कर रख दिया है तूने। वो ऊपर वाला क्यों तेरी मदद नहीं करेगा? और वो खुद क्यों तेरी तरफ नहीं आएगी? वो आएगी और उसे आना पड़ेगा। अगर रास्ते में कोई छोटी मोटी रुकावट भी आई है तो दूर हो जाएगी। तू देख लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं रात दिन तुम दोनों के लिए दुआ करती हूँ। रुस्तम सर झुकाए बैठा रहा। बड़ी बहन की बातें इसके दिल को मजीद जख्मी कर रही थी। उस बेचारी को क्या पता था रुस्तम अपना बहुत कुछ लुटा आया है और जो बाकी बचा है वो भी जल्द लुटाने का इरादा रखता है। वो अभी उसे नेकी के रास्ते का राई समझ रही थी। उसे क्या मालूम था कि सूबे भर की पूरी इस फांसी का फंदा लेकर इस राई के पीछे भाग रही है। वक्त के सारे इशारे बादी की तरफ लौट गए हैं, सारे के सारे। आपो ज़ाहिदा उसके कंधे पर हाथ फेरती हुई अलमारी की तरफ गई। वहां से वो सुर्ख रंग के एक खूबसूरत बदार जोड़ा निकाल आई। ये देख रुस्तम, मैंने तो तेरी वोटी का जोड़ा भी बना लिया है। समझ ले, रुपए में से 12 आने काम मैंने मुकम्मल कर लिए हैं। एक बड़ा हार और 2 चूड़ियां तो मैंने उसे अपने जेवरों में से डाल दी हैं। तू जो मर्जी कह ले, लेकिन ये काम तो मैंने करना ही करना है। बेबे जी के दिए हुए 4 कड़ों में से 2 कड़े भी तेरी वोटी के हैं। बाकी जो जेवर चाहे वो तू मुझे शहर से खुद ला देना। कम से कम 3 सेट तो जरूर होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1.5 लाख का खर्चा हो जाएगा ना। पिछली दफा तूने बताया था कि लाहौर में अफनदी के साथ लोहे का काम चल निकला है। अब्बा जी कहा करते थे चलते काम में से जरूरत के मुताबिक पैसा निकाल लिया जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आई चलाई होती रहती है। फिर वो जरा तवक्कुफ से बोली, अफनदी के साथ मामला ठीक चल रहा है ना? हाँ ठीक है, रुस्तम ने कहा। वो खुद भी ठीक है? हाँ, रुस्तम ने मुख्तसर जवाब दिया। वो कहना चाहता था कि अगर रात भर टूटी हुई टांगों के साथ रस्से से उल्टे लटके रहना ठीक होता है तो वो ठीक ही है, और अगर इसी हालत में तड़प तड़प कर सुबह दम जान दे देना ठीक होता है तो वो ठीक ही है। लेकिन वो ये नहीं कह सकता था। इसी दौरान में आपो ज़ाहिदा के दोनों बच्चे सरमद और आशी भी जाग गए। वो मामू मामू कहते हुए रुस्तम के दोनों पहलुओं में बैठ गए। पहले तो इसकी चोटों और जख्मों को देखकर परेशान हुए, फिर धीरे धीरे मामूल पर आ गए और इससे बातें करने लगे। आशियस भी आदत इसके साथ लगकर बैठने और गोद में घुसने की कोशिश कर रही थी। सरकारी पिस्टल को रुस्तम ने रात ही को चारपाई के नीचे छुपा दिया था, लेकिन मौजर और 1 फुट लंबा छुरा अभी तक इसकी कमीज के नीचे था। रुस्तम को अंदेशा था कि कहीं फूलों जैसी ये बांजी जानलेवा असले की सख्ती से ना छू जाए। ऐसे में बड़ी बहन के सामने ये राज फाश हो सकता था कि रुस्तम खौफनाक हथियारों के साथ यहाँ पहुंचा है। वो बांजी को खुद से जरा फासले पर रखने की कोशिश करने लगा, और बात सिर्फ बांजी ही की नहीं, उसका दिल चाह रहा था कि अब सारी दुनिया ही को खुद से जरा दूर रखने की कोशिश करे। पता नहीं क्यों इसे लग रहा था कि इसके गिर्द मौत का घेरा तंग होता जा रहा है और अब वो ज्यादा देर तक जीते जागते लोगों में नहीं रह सकेगा। वो बांजी और भांजी से बड़ी मोहब्बत से बातें करता रहा। वो इससे शहरों के शहर और लाहौर की बातें पूछ रहे थे। उन्हें मालूम नहीं था कि उनका मामूल लाहौर से नहीं, खूनख्वार ताऊ शाम की हवेली से निकल कर आया है। उसकी आंखों में लाहौर के निजारों की बजाय सरकंडों में बिखरी हुई लाशों के मनाजिर हैं, और इसके लिबास में लाहौर की कोई सौगात नहीं है। सरकंडे एक काटने वाला 1 फुट लंबा चूरा है, ऐसा चूरा जिसकी दार पर कई मकतूलों का खून है। आपो ज़ाहिदा इसके लिए देसी घी में मुर्गी भून रही थी, हलवा बना रही थी, पराठे तैयार कर रही थी, और वो इसके सामने नॉर्मल नजर आने की कोशिश कर रहा था। बावर्ची खाने की तरफ से आपो ज़ाहिदा की आवाज़ आई, रुस्तम उठ जा, पेशी जोर का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ ले। रुस्तम ने अच्छा कहा और कमरे की तरफ जाने की बजाय सुस्ती से सीढ़ियां चढ़ता हुआ छत पर चला गया। इसके सीने में एक आग थी और यह आग लम्हा बलमा इसके रगों पैर में फैलती जा रही थी। यह आग इतनी शदीद थी कि इर्द गिर्द से आने वाली आवाज़ें उसकी फुनकारों में दब कर रह जाती थी। इसकी रूह जैसे इस जानलेवा आग की तपश में रक्स कर रही थी। रात 11 बजे के करीब रुस्तम को एक ज़हनी झटका लगा। इसे अपने बहनोई इकराम से ऐसी तवक्को नहीं थी। इकराम ने अपनी समझ के मुताबिक शायद अच्छा ही किया हो, लेकिन रुस्तम के नुक्ते नज़र से हरगिज़ ये मुनासिब नहीं था। बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई और जावर और शीरी अंदर आ गए। उनके साथ चादर में लिपटी हुई एक और लड़की भी थी। जावर तेजी से आगे बढ़ा, फिर उसका चौड़ा सीना रुस्तम के कुशादा सीने से आन मिला। दोनों बगलगीर हुए शीरी भी आंखों में आंसू लिए सामने खड़ी थी।
रुस्तम ने बेसाख्ता उसके सर पर हाथ फेरा। इनकी साथी लड़की अंदर चली गई थी। रुस्तम ने शिकवाज़दा नजरों से बैनोई इकराम की तरफ देखा। वो दूसरी तरफ देखने लगा। जावर ने निगाहों के इस टकराव को महसूस करते हुए कहा, रुस्तम भाई, इकराम को घूरने की जरूरत नहीं है। इन्होंने सिर्फ इतला दी थी कि तुम आए हुए हो। बाकी की सारी कार्रवाई हमारी अपनी है और तुम तफसील से सुनोगे तो मान लोगे कि हमारा यहाँ आना, खास तौर से मेरा आना बेहतर था। रुस्तम और जावर अंदर कमरे में चले गए। अचानक ही बारिश शुरू हो गई। शायद ओले भी पड़ रहे थे। हवा में खुनकी बढ़ गई थी। दोनों कंबल लपेट कर चारपाइयों पर बैठ गए। आपो इनके लिए चाय और उबले हुए अंडे ले आई। जावर ने कहा, कहाँ छुप गए थे यार? तेरे लिए इतनी खाक छानी है मैंने कि समझो खाक के ढेर लगा दिए हैं। शीरी और नादिया ने मेरी जान खा रखी थी। रात दिन मुझसे तुम्हारे बारे में पूछती थी। इन्हें शक था कि मैं जानता हूँ और तुम्हें पता ही है मैं कितना जानता था। सिर्फ इतना पता था कि तुम्हारे पास शानी का एक मोबाइल नंबर है और तुम उस नंबर की खोज में लाहौर गए हुए हो। उसके बाद एकदम खौफनाक खबरें आना शुरू हो गई। पहले पता चला कि लाहौर पुलिस ने तुम्हें चौधरी बशीर की कोठी के अंदर से पकड़ लिया है। तुम शदीद जख्मी हालत में हो। फिर इतला आई कि पुलिस की गाड़ी तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रही थी कि रास्ते में तुम्हारे साथियों ने तुम्हें छुड़ा लिया है। मैं हैरान था, वो कौन से साथी हैं जिन्होंने छुड़ाया है? नहीं जारे, मैं चौधरियों के पास ही था। वो तो तुम्हारी हालत देख कर ही पता चल जाता है। जावर ने रुस्तम के जख्मों पर तासफ बरी निगाह दौड़ा कर कहा। फिर अचानक जैसे उसे याद आया, उसने पूछा, आफनदी को हॉस्पिटल से उठा लिया गया था, कुछ पता है उसके बारे में? हाँ पता है, जान से मार दिया है उन्होंने। रुस्तम की आवाज गर्म में डूबी हुई थी। कैसे? जावर ने शशदर लहजे में पूछा। वो टूटी हुई टांगों के साथ रात भर छत से उल्टा लटका रहा और सुबह सवेरे दम तोड़ गया। रुस्तम का लहजा अजीब था। हो मेरे खुदा! जावर अंधों के समंदर में गर्क हो गया। कितनी देर वो गुमसुम बैठा रहा। आंखों में आंसुओं की नमी थी। फिर उसने पूछा, शानी साहबा कहाँ है? बीबी जी पर भी बड़ी सख्तियां की गई हैं जारे। मैं सब कुछ भूल सकता हूँ लेकिन दो बातें नहीं। एक आफनदी की मौत और दूसरी बीबी जी के साथ होने वाली गुस्ताखियां। शायद आफनदी की मौत भी कभी भूल ही जाए, लेकिन बीबी जी के साथ जो कुछ हुआ है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा और ना माफ करूंगा। रुस्तम के लहजे में ऐसी आतिश थी जिसने जावर जैसे शख्स को भी लरदा कर रख दिया। वो गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें ढूंढने के लिए जो कोशिशें की हैं उनकी तफसील में जाऊंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। मुख्तसर ये समझो कि 2 दफा पुलिस से टाकरा हो चुका है और 2 ही दफा दारपुर के बिल्ली मारू से मारा मारी भी हुई है। बिल्ली मारू से आखिरी झगड़ा कोई 3 हफ्ते पहले दारपुर के करीबी गांव सुल्तानपुरा में हुआ है। 2 बंदे उनके जख्मी हुए थे, 2 हमारे। ये देखो तुम्हारे प्यार की एक निशानी। जावर ने पिंडली पर से पतलून उठाकर रुस्तम को गोली का जख्म दिखाया। गोली एक तरफ से गोश्त को छेदती हुई गुजर गई थी। जख्म अभी कच्चा था, पूरी तरह भरा नहीं था। रुस्तम ने एक सर दा भरी। मेरा ख्याल छोड़ दे जारे, बस मुझे मेरे हाल पर रहने दे। मैं भाई इकराम की तरह बेखबर नहीं हूँ रुस्तम। मैं जानता हूँ तुम ये बात क्यों कह रहे हो। वैसे तो भाई इकराम को भी थोड़ा बहुत शक हो चुका है। उन्होंने फोन करके मुझे और शीरी को इसलिए यहाँ बुलाया था कि हम तुमसे अंदर की बात मालूम करें। कौन सी अंदर की बात? जावर के चेहरे पर दुख की गहरी परछाइयां थी। उसने अपनी पतलून की जेब से एक रोज पहले का मुड़ा तुड़ा अखबार बरामद किया। अखबार के अंदर के सफ़े पर नाले के किनारे कत्ल होने वाले पुलिस एहलकारों की खबर नुमायां सुर्खी के साथ मौजूद थी। खबर का मतन कुछ इस तरह था, कठोली गांव के मेले में एक देहाती को कत्ल करके फरार होने के बाद रुस्तम सियाल ने एक और खूनी वारदात की है। रुस्तम और उसके साथियों ने बोतम बस्ती के करीब नाले के किनारे 4 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। उनमें से 3 हाजिर सर्विस पुलिस एहलकार हैं। इस तरह अब तक रुस्तम के हाथों जान गंवाने वाले पुलिस मुलाजमीन की कुल तादाद 5 हो चुकी है। इस ताज़ा कार्रवाई के बाद रुस्तम को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए पुलिस कार्रवाइयाँ तेज हो गई हैं। डाकुओं की सरकोबी के हवाले से शोहरत पाने वाले डीएसपी रियाज को रुस्तम की गिरफ्तारी का मिशन सौंपा गया है। आज गुजरांवाला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीआईजी साहब ने इस बारे में तफसीलात बताई हैं। दरीस ना इतला मिली है कि मुबैना तौर पर रुस्तम की मंजूर नज़र शहनाज बीबी शानी ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। शहनाज बीबी के वकील मारूफ एडवोकेट हमदानी का कहना है कि मेरी मुवक्किला शहनाज बीबी चौधरी का रुस्तम सियाल से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। इस बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो इल्ज़ाम तराशी के ज़ुमरे में आता है और ये इल्ज़ाम तराशियाँ शहनाज बीबी के साबका ससुरालियों की तरफ से की जा रही हैं। रुस्तम खबर देख चुका तो जावर ने पूछा, क्या शानी बीबी वाकई पुलिस के पास है? मेरा ख्याल है कि ऐसा ही होगा। बीबी के पास इसके सिवा कोई रास्ता भी तो नहीं था। ख्याल ऐसे क्या मतलब है? क्या अगर मैं बीबी से तुम्हारी बात नहीं हुई थी? नहीं, रुस्तम ने कहा। तुम्हारे कहने का मतलब है बीबी ने जो कुछ किया अपने तौर पर किया, तुम्हें एतमाद में नहीं लिया? वो अपने बारे में अपने तौर पर फैसला करने का हक रखती है जावर। वो कोई हमारी बांधी हुई तो नहीं है। यार ये कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारी अच्छी भली जिंदगी एक बार फिर तबाही के रुख पर मुड़ गई है और ये सब कुछ सिर्फ बीबी को बचाने के चक्कर में हुआ है।
चाहिए तो ये था इस वक्त बीबी तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो फिर भी ये तो होना चाहिए था कि बीबी जो कुछ करती मशवरे से करती। मशवरा क्या करना था, उन्होंने जो किया वही मुनासिब रास्ता था ज़ारे। लेकिन क्या आखिर में मुलाकात भी नहीं हुई थी तुम्हारी? परसों तक तुम दोनों साथ थे। बीबी के आने से पहले मैं खुद वहां से निकल आया था। जाबर ने रुस्तम की आंखों में झांक कर तफहीमी अंदाज में सारी लाया। शायद तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि बीबी का फैसला तुम्हारे बारे में क्या होना है। रुस्तम के चेहरे पर एकदम सुर्खी दौड़ गई।